नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। हर रविवार हम आपके साथ जुड़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि अब बाजार के लिए अगली चुनौतियां क्या हैं, अगले मौके क्या हैं और आने वाले समय में बाजार की दिशा कैसी रह सकती है। बीता हफ्ता हालांकि बीच में तो बुधवार के दिन थोड़ी धड़कनें बढ़ा गया, जिस तरीके से 600 अंकों के आसपास की गिरावट देखने को मिली और ऐसा लगा कि एक बार फिर से बाजार बड़े गोते के लिए तैयार हो रहा है। लेकिन उसके बाद थर्सडे और फ्राइडे के सेशन में हमने देखा लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी आती हुई। 24,500 के लेवल इस हफ्ते हमने छूते हुए दिखाई दिए। उसके बाद से हम 23,900 भी तोड़ते हुए दिखाई दिए। लेकिन इन सब के बीच में जब हम बंद हुए फ्राइडे के सेशन में तो 24,200 के ऊपर बंद हुए। यहाँ से बाजार की दिशा क्या होगी, इसको समझने के लिए हमारे साथ आज विशेष मेहमान के तौर पर सुनील सुब्रमण्यम सर मौजूद हैं और आप सभी उनको बहुत प्यार करते हैं। और सुनील सर, थैंक यू सर आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और जब भी आपके साथ जुड़ते हैं बड़ा अच्छा लगता है सर। सर कैसे देखिए सर, एक समय तो ऐसा लग रहा था कि ये जो तमाम टेंशन है सब खत्म हो गई और यूएस ईरान के बीच में डील हो गई। लेकिन जो बुधवार को हुआ, ठीक है हम फ्राइडे को अच्छी क्लोजिंग के साथ बंद हुए, लेकिन एक वो जो टेंशन जो ख़त्म हो गई थी वो फिर से आ गई है कि ट्रम्प साहब वीकेंड में क्या करेंगे, ट्रम्प साहब आगे क्या करेंगे, क्या ये बाजार पे की रैली सस्टेन हो पाएगी कि नहीं। यूएस ईरान फ्रंट पे के फ्रंट पर क्या तस्वीर आप को दिखाई दे रही है? देखिए, तस्वीर जब तक ट्रम्प जिंदा है आप कुछ तस्वीर ठीक तरह से ड्रॉ नहीं कर सकते हो। ये ट्रम्प के साथ वो अनसर्टेनिटी रहेगी, मगर मार्केट ने एक पार्ट सिखाया हमें कि हम एनालिस्ट जो बाहर बैठे होते हैं ऐसे देखते हैं कि अरे तेल एकदम 72 से 78 गया तो क्या होगा, और उस दिन पैनिक सेलिंग भी देखी हमने। मगर खास याद रखने की जरूरत है कि तेल का मार्केट खाली 78 तक तेल को उठा के लेके गया। यानी वो तेल का मार्केट पहला मार्केट है जो आने वाले दिन की एक अनसर्टेनिटी को फैक्टर करती है अपने दामों में। और जब वो खाली 78 तक गया तो एक मैसेज था, उसमें मैसेज क्या था कि भैया जो पहले ये वॉर शुरू हुई थी जंग, और जब हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हुआ तब एकदम सा अंधेरा था कि क्या होने वाला है पता नहीं। ये हॉर्मुज स्ट्रेट से 20% वर्ल्ड की तेल उससे जाती है, इंडिया को 40-45% उससे आती है, तो क्या होगा, सप्लाई का क्या होगा, देश का क्या होगा। ये डर मर के मारे था। मार्केट का करेक्शन जो मार्च में हुआ वो ज्यादातर इस विश को पी लिया। उसके बाद अब जो टेंशन बढ़े या गिरे, देखिए अब मार्केट उसका ज्यादा एक रिएक्शन नहीं देता है। बस एक दिन जब अनाउंसमेंट होता है, जब सीज फायर अनाउंस होती है, उस दिन मार्केट का एकदम उछाल था 2-3 फ्राइडे के पहले, याद है आपको। तो मैं मानना क्या है कि मार्केट आज उस सबको फैक्टर कर लिया है प्राइस में, क्योंकि क्रूड की मार्केट की बात कर रहा हूं, और उसके साथ स्टॉक मार्केट का भी वही फॉलो थ्रू है कि ये टेंशन तो आते रहेंगे, बिकॉज सबको पता है कि ये जो लड़ाई चल रही है उसका मकसद कुछ और है, और मगर बहुत देर तक नहीं चल सकती, बिकॉज गैसोलीन प्राइसेस, पेट्रोल के दाम यूएस में कितने हद तक वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो उधर भी वॉर खत्म करने की जरूरत है, और ईरान को भी इतना पड़ा है उसको महंगा ये वॉर कि लोग के अंदर नो हालचाल ठीक नहीं है। बट ये मजहब के कारण जो आकर ये चल रही रहेगी, मगर कुछ इससे और एस्केलेशन ज्यादा नहीं होगा, जिससे और क्या खराब हो सकता है हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद होने के अलावा। तो इसीलिए इसके बाद जो है रिएक्शन का मार्केट का एक आध दो तो करेक्शन होता है। तेल का दाम भी देखिए 78 जाकर फिर वापस 75-76 की ओर आने लगा। तो ऐसी जियोपॉलिटिकल टेंशन का फर्स्ट इंपैक्ट भारी रहता है, सब्सिक्वेंटली इसको मार्केट अब्जॉर्ब करती है, और ये हमने देख लिया है हमारे स्थिति में। सेकेंड बात जो मैं कह रहा हूं कि उस दिन का करेक्शन, दैट इज बुधवार का करेक्शन जो हुआ था, आपने आंकड़े अगर देखा है तो उस दिन आपको डीआई और एफआई दोनों ने खरीदा। तो खाली ये जो नॉन इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट्स है, निडी कह सकते हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल डोमेस्टिक इन्वेस्टर, उनका पैनिक था उस दिन, एक दिन के लिए। अगले दिन ही वो भी वापस आ गए। तो क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि ये जियोपॉलिटिकल टेंशन अब के बाद ज्यादा मार्केट के ऊपर उसका असर नहीं दिखेगा, पर यह नहीं मानना चाहिए कि इसलिए मार्केट एकदम दौड़ेगा, बिकॉज वो खाली एक चीज था जिसके कारण एफआईएस इंडिया में नई निवेश कर रहे थे, और मार्केट के लिए एक ग्रोथ फैक्टर नहीं थी, बिकॉज कई ऐसे स्थिति थे, वैल्यूएशन की स्थिति थी, टैरिफ की स्थिति थी। सो ये सब चीज एक बार एक हट के जा रहे हैं। मगर अब तो आगे देखें तो एक मॉनसून की चिंता है और एक अर्निंग सीजन की चिंता है। तो ये सब ना
मार्केट को ज़्यादा मायने रखती हैं बिकॉज़ ये डोमेस्टिक इकोनॉमी और अर्निंग्स के ऊपर ज़्यादा असर होता है। क्रूड का ये जंग जंग से पहले 65-70 पे था, अब 78 पे है। मान लीजिए क्या है, वो $10 की बढ़त है, वो ईज़िली इकोनॉमी अब्ज़ॉर्ब कर सकती है, कंपनीज़ अब्ज़ॉर्ब कर सकती है। और इसीलिए मेरा मानना है कि जो भी ट्रम्प कहे, अब मार्केट, अंग्रेज़ी में कहूँ तो मार्केट इज़ कॉलिंग ट्रम्प्स ब्लफ। जैसे वो 3 पत्ते में कहते हैं ना, ब्लफ कर रहा है तो ब्लफ, तो वैसे जी। अभी कर रहे हैं, उसको मार्केट अभी डिस्काउंट कर रहा है। एक इनिशियल नी-जर्क रिएक्शन के बाद मार्केट सेटल डाउन होता है और उसकी कोशिश होती है कि बाकी के जो चीज़ होते हैं, और जितना भी भयंकर इम्पैक्ट था लास्ट आरबीआई पॉलिसी के वक्त में, वॉर जारी था, उस वक्त में भी आरबीआई ने फिर भी 6.5% का जीडीपी ग्रोथ बताया था। ये उतनी खराब नहीं है। जी। तो इसीलिए मेरा मानना है कि ये जियोपॉलिटिक्स का जो इम्पैक्ट है, वो थोड़ा बहुत ज़्यादा मेंटली हम लोगों ने अज्यूम करके रिएक्शंस दिया था। असलियत में उसका इकोनॉमी में इम्पैक्ट, मार्केट अर्निंग्स के इम्पैक्ट एक लिमिटेड क्षेत्र पे होता है, पूरे मार्केट पे तो नहीं। सर वो मेरा सवाल भी यही था अगला जो है ना, कि ये जो डरने की बात है या असमंजस की बात है यूएस ईरान वॉर को लेकर के, क्या ये डर ख़त्म हो गया है? क्या इसको लेकर के चिंता करने की बात नहीं है या होनी चाहिए? अगर हम इस विषय को यहाँ पर बंद करें और इस पर एक फाइनल रिएक्शन जाए लें आपसे, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं सर। मेरा मानना है कि जियोपॉलिटिक्स का असर वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स में होगा, बट स्टॉक मार्केट के लिए समझिए कि इसको ऑलरेडी दाम में फैक्टर कर चुका है। इसके बाद जियोपॉलिटिक्स के कारण ज़्यादा मार्केट हिलेगा नहीं। चलिए अब आ जाते हैं ब्रेंट क्रूड पे। ब्रेंट क्रूड हमने देखा 78 के आसपास, 79 के आसपास गया, लगा अब 80 क्रॉस करेगा, नहीं हुआ ऐसा, संभल भी गया क्रूड। लेकिन 75-76 पे बना हुआ है, जो कि 71-72-73 पे आ गए थे हम ब्रेंट क्रूड की बात करें तो अब क्रूड को लेकर के क्या आउटलुक दिखाई दे रहा है सर? ये कहाँ जाकर सेटल होता हुआ दिखाई देगा, और अभी कंफर्ट जोन में है? नहीं, मैं कंफर्ट जोन में ज़रूर है, और मेरा मानना है कि क्रूड इससे कम ही आएगा, इससे ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। बिकॉज क्या चीज़ है कि ये जियोपॉलिटिक्स का इम्पैक्ट वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी के ऊपर ज़रूर आएगा। तो एक स्लो डाउन की बात जो हो रही है, तो उसके कारण डिमांड भी घटेगा, नंबर 1। नंबर 2 बात यह कि ऑलरेडी सऊदी अरेबिया ने एक इंडिकेशन दिया कि $11 वो क्रूड के दाम को कटवाने के लिए तैयार है, और उनके सऊदी अरेबियन क्रूड जो होती है उसके लिए वो $11 प्राइस को कट करने के लिए तैयार, बिकॉज सप्लाई एक्सेस है। सिमिलरली यूएई का बात करें, जिनके पास 2.5 मिलियन क्यूबिक फीट जो भी है उसका कैपेसिटी है, उसने दुगना करके 5 में कर दिया, इसलिए वो ओपेक से भी हट गए, और वो भी तैयार है इस सप्लाई को मार्केट में भेजने के लिए। अब ऑलमोस्ट 4.8 तक उनका एग्जिस्टिंग कैपेसिटी आ गया, और एक 6 महीने में वो पूरा 5 मिलियन का हो जाएगा, तो बैरल्स का। तो इसलिए सप्लाई डिमांड का इक्वेशन देखे तो मेरे ख्याल में इसलिए क्रूड ज़्यादा बढ़ा नहीं, और एक मीडियम टर्म 6 महीने 9 महीने की बात करें तो क्रूड यहाँ से थोड़ा सॉफ्टली नीचे भी आ सकता है, और 70 के लेवल पे भी सेटल हो सकता है, और 1.5 साल के बाद मेरा मानना है कि 65-60 के लेवल भी आ सकता है, बिकॉज सिचुएशन ओवरऑल एक एक्सेस सप्लाई की ही दिख रही है। तो ये बात हो गई कच्चे तेल को लेकर के। तीसरी चिंता थी वो है रुपये को लेकर के। हालांकि काफ़ी हद तक वो चिंताएं दूर हो गई हैं, जिस तरीके से हम टूट रहे थे, आरबीआई की तरफ से इंटरवेंशन हुआ, फिर जो वॉर को लेकर के अपडेट्स आए, रुपया थोड़ा सेटल डाउन हो गया, बॉन्ड मार्केट में इंटरवेंशन हुआ। यहाँ से रुपए को लेकर के क्या टेंशन लेने की ज़रूरत है? क्योंकि बीच बीच में जब भी पैनिक होता है हम फिर देखते हैं रुपये मनी मार्केट में काफ़ी वोलेटिलिटी देखने को मिलने लगती है। डॉलर इंडेक्स लगातार 100 के आसपास बना हुआ है। आपका व्यू पॉइंट क्या है सर रुपये को लेकर के? तो मेरा व्यू पॉइंट है कि अगर तेल से ही शुरू करते हैं, तेल का दाम अगर सॉफ्ट है, जो मेरी रीड है, तो उस रीड को ही फॉलो करें तो नेचुरली इंडिया के ऊपर इंपोर्ट का दबाव कम होगा। डिमांड फॉर क्रूड इंपोर्ट्स के लिए डॉलर की डिमांड कम होगी, तो एक क्या कह सकते हैं, एक डॉलर की वीकनिंग और रुपये की स्ट्रेंथनिंग की बात होगी। एक लाइन वो है। दूसरा लाइन ये है कि यूएस में भी अगर सॉफ्ट ऑयल है तो उधर भी इन्फ्लेशन के आंकड़े अगर घटते हुए दिखते हैं महीने 2 महीने के बाद, तो डॉलर इंडेक्स भी थोड़ा वीकन होने लगेगा, यूएस इंटरेस्ट रेट भी घटने लगेंगे। तो इसीलिए डॉलर इंडेक्स भी अगर 95-96 के लेवल पे आता है, रुपये के ऊपर उतना दबाव कम होगा। तीसरी बात है जो गवर्नमेंट ने और आरबीआई ने मिलकर
डॉलर्स अंदर लाने के लिए एक एफआईआई डेट के अंदर, फिर एसएनआरबी के अंदर, फिर ईसीबी के तौर पर इतने स्टेप्स लिए हैं। सितंबर 30 तक एसएनआरबी का वो प्रीमियम, वो जो भी हेजिंग प्रीमियम है वो गवर्नमेंट ऑफ आरबीआई ऑब्जॉर्व कर रही है। तो ये सब चीज़ के कारण कुछ ना कुछ शॉर्ट टर्म में आपको एक पॉजिटिव रुपी के लिए डॉलर फ्लोस इंडिया में आने के लिए सिचुएशन सही लग रही है। तो उस हिसाब से मैं कहूँगा कि रुपी के बारे में डरने की ज़रूरत नहीं। ये नहीं कह रहा हूँ कि रुपी स्ट्रेंथन होगी। ये भी 95.3 95.4 लेवल है, उसी के आसपास चलेगी, बिकॉज इंपोर्ट्स भी हमारे ट्रेड डेफिसिट नेशन है, तो इंपोर्ट्स मोर देन एक्सपोर्ट्स है। और गवर्नमेंट ने गोल्ड के ऊपर भी एक ड्यूटी लगाकर गोल्ड की इंपोर्ट्स में भी एक गिरावट देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल दबाव रुपी के ऊपर ज़रूर नियर टर्म में कम हुआ है, मगर एक साल के अंदर मैं करेंसी मार्केट को स्टडी करता हूँ तो वहाँ पर दिख रहा है कि करीबन 2.75 से 3% का डिप्रिसिएशन रुपी में आज वो मार्केट कह रही है। कौन सी मार्केट? करेंसी मार्केट। तो समझ लीजिए आज 95.3 है, तो करीबन समझिए 98 के आसपास, एक साल की बात की मैं बात कर रहा हूँ, 98 के आसपास वो ठीक है, उतना नॉर्मल डिप्रिसिएशन, बिकॉज यूएस और इंडिया के इंटरेस्ट रेट में फर्क भी 2.5% के लेवल पे। तो उस हिसाब से 2.5 से 3% रुपी का डिप्रिसिएशन एक एक्सेप्टेबल है, जो मार्केट को हिलाएगी नहीं। सब लोग उसको फैक्टर करके चलेंगे। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल के आई। सर एक चीज़ जो अभी बॉन्ड मार्केट की बात हो रही थी एफआईआई को लेकर के, सर ये बहुत चर्चाएं रहीं लेकिन वो हुआ नहीं सर। ये इक्विटी को लेकर के कि इक्विटी में जो कैपिटल गेन टैक्स है उसमें रियायत मिलनी चाहिए एफआईआई को। हालांकि जो है वो फैसला लिया नहीं गया, क्या लिया जाएगा भी कि नहीं लिया जाएगा, आपका व्यू पॉइंट क्या है? क्योंकि आप बहुत सारे विदेशी निवेशकों से लगातार टच में रहते हैं, बात करते हैं। कुछ लोगों को सर, जो हम लोगों की बात होती है, कहते हैं कि भाई मतलब पैसा बनाना भारत में मुश्किल है, बहुत टैक्स लग जा रहा है। नहीं, देखिए वो ज़रूर बात है। जो भी एफआईआई से मैं बात करता हूँ वो कहते हैं कि ये इंडिया में उनके लिए एक नेगेटिव है, क्योंकि उनका हर्डल रेट बढ़ जाता है इसके कारण। क्योंकि अगर एक साल का व्यू ले, 6 महीने का व्यू ले, तो उनको ये कैपिटल गेन्स टैक्स को भी बढ़कर वो रिटर्न की जरूरत होती है। एक होती है करेंसी डिप्रिसिएशन, दूसरी होती है टैक्सेशन, और फिर तीसरा होता है एक्चुअल रिटर्न फ्रॉम स्टॉक मार्केट। तो ये सब फैक्टर करने में जरूर उनको इंडिया एक उतना फेवर्ड मार्केट नहीं रहता है इसके कारण, जरूर। मगर आप इंडिया की तरफ सोचें, आप क्या सोच रहे हैं कि ये बॉन्ड मार्केट के बारे में जो टैक्स को हटा गया, इमीडिएटली मार्केट ने सोचा कि अगला इक्विटी में होगा। बट एक मिनट आप हट के सोचेंगे, क्या गवर्नमेंट ने बॉन्ड मार्केट को बूस्ट करने के लिए ये टैक्सेशन को हटाया? बिल्कुल नहीं। उनको बॉन्ड मार्केट के कुछ फिक्र नहीं है। उन्होंने किया, 2 कारण है इसका। एक है देश को डॉलर की जरूरत थी, ये हमारी सेल्फिश, हमारे लिए स्वयं के लिए ये था, राइट, कि हमें डॉलर की जरूरत थी, इसलिए हमने वो दरवाजा खोला। सेकेंड, अगर उसके कारण थोड़ी भी बॉन्ड रेट गिरती है तो ये खाली गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने की अप्रूवल दिया गया, यानी गवर्नमेंट की बोरोइंग सस्ते में हो। बॉन्ड मार्केट की बात नहीं है, ये खाली गवर्नमेंट बॉन्ड की बात रहता है। तो अपने हिसाब से अपने देश के लिए जो चाहिए उसके लिए किया। अभी सोचिए कि इक्विटी के बारे में, ये इक्विटी मार्केट को कोई राहत देने की सोच नहीं है गवर्नमेंट की। और इक्विटी मार्केट में देने से गवर्नमेंट को क्या फायदा, फिस्कल डेफिसिट को क्या फायदा? यस, थोड़ा बहुत पैसा आ सकता है जो करेंसी को शॉर्ट टर्म, पर ये एफआईआई का पैसा कभी टिकता है यार, आ जाएगा कल चला जाएगा, ये हॉट मनी है। तो किस मुंह से लोग सोच रहे थे कि अरे अभी कर देंगे? ये प्रो रिफॉर्म की सोच नहीं थी गवर्नमेंट की जब ये किया। ये अपने हालात की प्रॉब्लम थी कि तेल इतना बढ़ गया तो दबाव इतना आया, गोल्ड इंपोर्ट्स इतने बढ़ गए तो रुपी पे दबाव आ गया, 96 तक रुपी पहुंच गया। तो उसको कैसे हम कंट्रोल करें, उसके लिए हमारी रिक्वायरमेंट के लिए, देश की रिक्वायरमेंट के लिए उन्होंने उधर टैक्सेशन हटाकर दो दरवाजा को खोला, विद अलाउइंग देम इन मल्टीपल टेन्योर ऑफ सिक्योरिटीज। तो गवर्नमेंट की कोई बॉन्ड मार्केट को सपोर्ट करो, कैपिटल मार्केट को सपोर्ट करो, ऐसी सोच बिल्कुल नहीं है। तो ये सोच गलत था। कोई मार्केट पार्टिसिपेंट्स, रूमर्स, स्टोरी, रूमर मिल, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ये शुरू हो गया और सब लोग इसी की चर्चा करते हैं। जैसी दूसरी बात थी जिसकी चर्चा है कैबिनेट रीशफल। ये मार्केट को ऐसे ही कोई कुछ बात कर रहा है तो कर रही है। 1 महीने हो गए, मतलब 20-25 दिन से सुन रहे हैं, अब होगा अब होगा अब होगा। कुछ नहीं है। गवर्नमेंट की सोच सही है कि हमारे देश के लिए क्या जरूरी है, रुपये की वॉलेटिलिटी को कम करना था, तो ये एक रूट था, जिससे एक साइड इफेक्ट था कि गवर्नमेंट के बोरोइंग के लिए भी रेट्स थोड़े सस्ते बन जाएंगे। 10-20 तो हुए हैं, 7.1 से आ गया है ना 6.75 तक।
राइट। तो गवर्नमेंट के लिए फायदा है, जो फिस्कल डिफिसिट के लिए भी फायदा होगा, और देश के लिए भी करेंसी के ऊपर कंट्रोल आ गया। तो हम ये समझेंगे तो कभी भी कैपिटल मार्केट, इक्विटी मार्केट के लिए वो ये रहा, तो उनको एक सोर्स ऑफ इनकम है ये टैक्स। वो किस हद तक उसको पता है कि अगर कैपिटल मार्केट में पैसा चाहिए, इंडिया को कौन सा पैसा चाहिए, हमको चाहिए एफडीआई भैया, जो लॉन्ग टर्म परमानेंट कैपिटल है। ये एफआई आ जाएगा, कल इंडिया की वैल्यूएशन अच्छी होगी, ग्रोथ स्टोरी अच्छी होगी, तो ये डेट से आ रही है। ऐसा नहीं कि टैक्सेशन के कारण ही बैठे। यस, टैक्सेशन एक नेगेटिव है, मानना पड़ेगा, नो डाउट, मगर वो शॉर्ट टर्म मनी को अंदर लाएगी ना। क्या उसको, देश को क्या फायदा, मार्केट को फायदा है, और मार्केट की बढ़त से गवर्नमेंट को क्या लेना देना। ठीक। अब आते हैं सर, एफआईएस की बात चल रही, उसी को थोड़ा एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। मतलब जिस तरह की सेलिंग हम देख रहे थे इस पूरे साल भर के दौरान, बीते अगर हम एक हफ्ते की बात करें, वो थोड़ी रुकती भी दिखाई दी, और न सिर्फ रुकती दिखाई दी, थोड़ा थोड़ा करके ही सही एफआईएस के नंबर पॉजिटिव होते हुए दिखाई दिए। 3-4 दिन लगातार एफआईएस की तरफ से खरीदारी जो है वो देखने को मिली। इसे हम आगे क्या एफआईएस जो है वो बायर बने रहेंगे, या पहले जैसा हुआ कि एक बार दो बार ऐसा लगा कि एफआईएस जो है वो भारत में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, लेकिन वो ऐसा 2-4 सत्र के बाद जो है वो वापस से सेलिंग पर उतरा है। अभी के लिहाज से क्या आपको लग रहा है कि इस बार ये जो थोड़ी थोड़ी बाइंग है, क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट्स इंटरनेशनल भी आई हैं, इंटरनेशनल की आई हैं सर, कि बहुत सारे एफआईएस जो है वो इंडियन मार्केट पे दोबारा निगाहें दिखा रहे हैं? नहीं, मेरा मानना है कि ऐसे ही चलेगी। आप बहुत ज्यादा एफआई की फ्लोज की उम्मीद नहीं कर सकते हैं, बिकॉज देखिए एफआई को चॉइसेस है, और अगर आप देखें तो उनके पास कई सारे देश में डालने के लिए ऑप्शंस है। तो पहला उनका ऑप्शन होता है यूएस मार्केट में, और मैं देख रहा था कि S&P 500 जो 500 कंपनियां, दिग्गज कंपनियां अमेरिका में, उनकी इस साल की अर्निंग्स की ग्रोथ रेट 24% है। कितना? 24%। हमारा लार्ज कैप का प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट 12% है। ठीक है, तो यूएस मार्केट में बिना करेंसी रिस्क लिए, बिना कोई भी इमर्जिंग मार्केट का रिस्क लिए हुए, वो उनको बैठे बैठे 24% की रिटर्न ईपीएस ग्रोथ के हिसाब से दिख रही है। तो बाहर क्यों आए? ठीक है, अगर बाहर आएंगे तो वो 24% से बेहतर उनको कहां मिलेगा? कोरिया, ताइवान, जहां पर एआई कंपनीज 40-50% अपना अर्निंग्स को बढ़ा रहे हैं, तो नेचुरली उनका सेकंड पोर्ट ऑफ कॉल होगा उधर। फिर तीसरा पोर्ट होगा यूएस में ही डेट। अरे 4.5% बिना रिस्क लिए उनको मिल रहा है। इंडिया में वो 4.5 मिलना है उनको, इक्विटी मार्केट से 8% आएगा, तो इक्वल होगा डेट को, और डेट और इक्विटी का रिस्क तो अलग है। तो वो एक बात है। तो इनके पास यूएस डेट मार्केट है, यूएस इक्विटी मार्केट है, और इमर्जिंग मार्केट जहां पे एआई का एक कॉन्सेंट्रेटेड है, मानते हैं रिस्क है, तो उधर एक दिन में करेक्शन होता है जब बहुत आगे बढ़ जाती है वैल्यूएशन जो भी है। मगर इंडिया में निवेश करने के लिए उनके पास क्या है? हमारी मार्केट ने, हमारी डोमेस्टिक निवेशक ने, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल हो या रिटेल हो, उन्होंने मार्केट को ज्यादा गिरने नहीं दिया। तो वैल्यूएशन के तौर पर हम रीजनेबल लेवल पे आ गए हैं, सस्ते नहीं हैं। तो वो एक वैल्यूएशन के कारण में इंडिया में आने के लिए उनके पास रीजन नहीं है। अब ग्रोथ की बात करें, रिसेंटली तेल का दाम के कारण ग्रोथ के ऊपर दबाव था, अब तेल का दाम हट गया, इसलिए जो भयंकर सेलिंग चल रहा था 1.25 लाख करोड़ मार्च में, फिर 70,000 करोड़ हर महीने, उसके बाद जून के देखिए, जून पहले हाफ और सेकेंड हाफ में आपको बदलाव दिखा। पहले हाफ में 5-6 हजार हर दिन बेच रहे थे, फिर 10-12 तारीख के बाद वो एकदम से घटकर 1,000 करोड़ की तरफ सेलिंग, और कुछ दिन में बाइंग। तो ये है एक इंडिया की स्टोरी। तो इंडिया आज क्या है? इंडिया है कि एक मार्केट जो ज्यादा गिरती नहीं है पर ज्यादा बढ़ती भी नहीं है। तो इंडिया एक लो बीटा मार्केट है। इंडिया समझिए एक इमर्जिंग मार्केट के अंदर हम लो बीटा है, यानी मार्केट हमारा इमर्जिंग मार्केट के खिलाफ बहुत ज्यादा गिरेगा नहीं, बहुत ज्यादा बढ़ेगा भी नहीं। तो वो सेट ऑफ कैपिटल जो ऐसे ढूंढता है एक सेफर जोन, वो इंडिया में आएगा। क्योंकि ग्रोथ भी हमारा क्या है? लार्ज कैप में 10-12%, मिड कैप में शायद 18-20% अर्निंग्स ग्रोथ, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप में एफआईएस निवेश नहीं करते हैं। तो मेरा मानना क्या है कि ये स्थिति जो हुआ है, इसके कारण जो एडिशनल रिस्क आया था ब्रेंट क्रूड का, वो हट गया। इसलिए जो भयंकर सेलिंग हो रही थी वो कम होकर, और जो शॉर्ट कर रहे थे इंडियन मार्केट को, वो अभी कम हो चुके हैं। तो इसीलिए ये सिलसिला जो है अभी कि
1000 करोड़ की सेलिंग या 1000 करोड़ की बाइंग वो एक आध दिन में चलेगा, क्योंकि अभी भी दो रिस्क है सामने इंडिया के लिए। मॉनसून एक रिस्क है, और दूसरा अर्निंग सीजन कैसे होगा और अर्निंग्स की गाइडेंस कैसे रहेगी। तो ये दोनों चीजों के ऊपर भी ध्यान दूंगा उधर। जब तक ये क्लैरिटी नहीं मिलती, उनको कोई रीजन नहीं है कि मैं इंडिया में मेरा एलोकेशन को बढ़ाऊं, जब तक मुझे अभी भी कोरिया और ताइवान और यूएस में अच्छे रिटर्न मिलने की गुंजाइश है। अब जो आपने बोला उसी पर आ जाते हैं सर। दो महत्वपूर्ण पूरी तरीके से भारतीय डोमेस्टिक प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर लेते हैं। आपने कहा एक मानसून, मानसून को लेकर के जितने बड़े डेफिसिट का डर लग रहा था, ऐसा लग रहा है अभी तक, क्योंकि पूरा भारत ऑलमोस्ट जो है वो कवर हो गया है। जब हम लोग बात कर रहे हैं मानसून के क्षेत्र में लगभग आ गया है। डेफिसिट क्या इतना बड़ा रहेगा और क्या अभी चिंता करने की आवश्यकता है? जो नंबर्स आप तक पहुंच रहे हैं मानसून को लेकर के, क्या अब थोड़ी सी निश्चिंता हो रही है या नहीं हो रही है सर? नहीं नहीं, निश्चिंता हो रही है। देखिए क्या है कि मुंबई में होता है स्टॉक मार्केट, और मुंबई में बारिश पड़ गई तो सब लोग शांत हो जाते हैं। नहीं, मैं तो पूरे देश की बात कर रहा हूँ। मतलब वैसे मतलब जो मैं क्या ओवरऑल कह रहा नेशनल हूँ, नहीं, डेफिसिट था काफी कम हुआ है। पर दिल्ली में भी बारिश हो रही है, तो दो दिग्गज शहर में बारिश हो गई तो समझते कि अरे बारिश का ठीक हो गया। मैं वेडनेसडे को, बुधवार को आईएमडी का रिपोर्ट आया था, उन्होंने कहा कि मानसून की प्रोग्रेस अच्छा है और 2-3 दिन में पूरा इंडिया जो साउथ वेस्ट मानसून कवर करता है वो हो जाएगा। मगर उन्होंने 3 चीज और भी कही है। एक वो कि अभी भी वो अपना फुल मानसून का इम्पैक्ट 90% ऑफ लॉन्ग टर्म एवरेज से 92% तक ही बढ़ाया है। तो ये महीने में पूरा मानसून को लेयर, ये खाली इनिशियल की बात नहीं, अभी भी उन्होंने घटाया, अभी उसको बढ़ाया नहीं है परसेंटेज। अभी भी मानसून डेफिसिट मानसून ही प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ये वेंसडे के आंकड़े हैं, अगले वेंसडे का इंतजार करते हैं। नंबर 1। नंबर 2 क्या हो रहा है कि मानसून की स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत अनइवन है। जैसे देखिए अब हरियाणा, पंजाब, नॉर्थ उसमें अच्छा हुआ है, उधर फसल भी अच्छी होनी चाहिए। मगर जैसे नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में जाएं, उधर क्या हो गया, टोरेंशियल रेन और डाउनपोर आ रहे हैं, तो उधर राइस कल्टीवेशन है। क्या होता है कि नर्सरी में जब पैडी का इनिशियल डालते हैं उसके लिए अच्छा है ये बारिश, मगर जब उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं खेतों में, तब क्या हो रहा है कि फ्लडिंग हो रही है, तो उसमें डिले हो रहा है। तो ये नॉर्थ ईस्ट की बात है। सिमिलरली साउथ की बात करें, मध्य प्रदेश में क्या हुआ है, एक लोकल डिप्रेशन के कारण उधर भयंकर बारिश हुई है और उधर भी एक थोड़ी फ्लडिंग का डर है। मगर फिर भी समझिए कि थोड़ा सॉइल का मॉइस्चर इंप्रूव हुआ है, तो सोया और जो पल्सेस उधर होते हैं उसके लिए ठीक ठाक है। साउथ में बात अलग है। साउथ में क्या हुआ कि कोस्ट में गुजरात से लेकर केरला तक बहुत अच्छी बारिश हुई है, पर इंटीरियर साउथ में उतना अच्छा नहीं है। तो होता है प्लांटिंग, तो उधर रेन फेड इरिगेशन होता है, उधर ज्यादा एक आध कावेरी है, मगर उससे वाला बहुत सारे नदियां नहीं हैं। तो इसीलिए क्या है कि स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन, अभी भी सोइंग सीजन की आउटपुट कैसी आएगी ये थोड़ी देर में हमको मिलेगी डेटा। तो मानसून आके चली गई इस इनिशियल सोइंग पीरियड की मानसून, अब हार्वेस्ट के टाइम में क्या होता है मानसून का वो देखना चाहिए। मगर सोइंग का डेटा जब तक नहीं आती है, मानसून के बारे में निश्चिंतता थोड़ी रहेगी। राइट, ये है एक्चुअल फैक्ट्स। मार्केट उसको दिखाएगी, देखेगी, क्योंकि जैसे कि हाँ, मार्केट के पार्टिसिपेंट्स बाहर खिड़की के बाहर बारिश देखकर कह रहे कि मॉनसून ठीक हो गया। ठीक है सर, मतलब 2 साल हो गए, लोग थोड़ी थोड़ी पॉजिटिव न्यूज़ का वेट कर रहे हैं, कहीं से कुछ आ जाए। चलिए आगे बढ़ेंगे सर। जो आपने रिजल्ट्स की बात की, रिजल्ट सीजन का आगाज़ हो चुका है और आईटी से ही हर बार होता है। टीसीएस के रिजल्ट्स को लेकर के पहले तो आपकी टिप्पणी पे आए, उससे पहले एक्सपेक्टेशन क्या है? क्या बाज़ार में बाज़ार उस चीज़ को काफ़ी हद तक डिस्काउंट कर चुका है कि थोड़ी बहुत हायर क्रूड प्राइसेस की वजह से जो प्रेशर थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है वो एब्जॉर्व कर चुका है क्या बाज़ार? क्योंकि हमने काफ़ी करेक्शन देखा, तो अभी क्या करना चाहिए? अभी पहली तिमाही से आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, फर्स्ट क्वार्टर से? देखिए एक्सपेक्टेशन तो कम है, बिकॉज एक्चुअल क्वार्टरली नंबर्स अच्छे नहीं रहेंगे, स्पेशली क्रूड इम्पैक्टेड सेक्टर्स। बिकॉज इस बार पूरे मार्च, अप्रैल, मई 3 महीने में जो उन्होंने महंगा क्रूड रिलेटेड डेरिवेटिव्स को खरीदा, उनके कारण उसके मार्जिन के ऊपर दबाव जरूर आएगा, इसके बारे में डाउट नहीं है। तो क्यू ऑन क्यू अर्निंग्स जरूर इन सेक्टर्स में खराब दिखेगी। मगर जहाँ पे इनकी कोई इम्पैक्ट नहीं है, जैसे आईटी और बैंकिंग, राइट, यहाँ पे तो नॉर्मल अर्निंग्स की एक्सपेक्टेशन रहनी चाहिए। ओके, नंबर 1। नंबर 2 बात है कि इसमें मार्केट में है एफआईआई, डीआईआई
और एक तीसरी पार्टिसिपेंट जो है नॉन इंस्टीट्यूशनल डोमेस्टिक प्लेयर, जैसे निडी कह सकते हैं उनको, नॉन इंस्टीट्यूशनल डोमेस्टिक इन्वेस्टर। तो क्या होता है कि एफआईआई और डीआईआई दोनों को ये सब तथ्य पता है, जो मैं बता रहा हूँ आपको उनको पता है, और उन्होंने अपना कंसेंसस एक्सपेक्टेशन ही घटा दिया है। तो अब अर्निंग सीजन में ध्यान उतना नहीं होगा इनकी कि कितना खराब रिजल्ट आया, फिर कितना गाइडेंस उनका अच्छा बताने वाले हैं और उसके लिए क्या एविडेंस बता रहे हैं और उसको जज करेंगे। तो मॉनसून की जो इम्पैक्ट है या फिर जो भी है, ये सब अपने अर्निंग्स कॉल में वो डिस्कस करेंगे हर कंपनी के साथ, सेक्टर के साथ, और उस बेसिस पे वो अपना एक व्यू फॉर्म करेंगे, राइट। तो मेरे ख्याल में दिस टाइम फोकस विल बी एंटायरली ऑन गाइडेंस, और ये जो एनालिटिकल नॉलेजेबल इन्वेस्टर्स है, FIS, वो इसके बारे में एक्सपेक्टेशन को ही कम कराने के कारण उस हिसाब से कंपेयर करेंगे कंपनी की अर्निंग बेटर देन कंसेंसस या वर्स, जो खराब हो फिर भी चलता है, तो वो है। मगर ये जो थर्ड पार्टिसिपेंट्स है जो कि छोटे मोटे शेयर खरीदते हैं और उनका वाइडर बास्केट होता है, वो मेरे ख्याल में, मेरे लिए थोड़ी डर है कि ये क्वार्टरली इंडेक्स को बैड देखकर कुछ बेचना चल पड़े, बिकॉज यही लोग हैं जो जिन्होंने बुधवार को भी पैनिक किया था। और तो ये लोगों की एक्शन से ब्रॉडर मार्केट में थोड़ी प्रेशर आ सकती है, अगर वो ये समझते नहीं है कि इस अर्निंग्स को इतना ध्यान नहीं देना है, गाइडेंस को देना है, और गाइडेंस के बाद उनके बाद तो खबर नहीं आती है, उसके बाद ही आती है। वैसे फंड मैनेजर्स और एनालिस्ट को पहले जाके कॉन कॉल में खबर आ जाती है ना, बिल्कुल। तो वो सपोर्ट करेंगे मार्केट को। ये FIS भी और DIS भी जो भी खरीदारी करते हैं, वो हर कंपनी के लिए एक एक्सपेक्टेशन रखकर उससे बेहतर आ गई और गाइडेंस भी बेहतर आ गई तो उसको खरीदेंगे। तो मार्केट को इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स से सपोर्ट मिलेगा, मगर नॉन इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स का कहना मुश्किल है, बिकॉज डिपेंड्स ऑन उनकी उम्मीदें क्या होती है, कैसे बनाते हैं, और एक पैनिक रिएक्शन ना सेटल हो, ये मेरी एक प्रेयर है। और के अलावा भी देखें तो बात यह है कि जो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर भी खरीदते हैं, तो DIS की स्पेशली मैं बात कर रहा हूं, वो ज्यादा सेक्टर रोटेशन करेंगे, क्योंकि ढेर सारा पैसा उन्होंने, देखिए वॉर की शुरुआत फरवरी 28 से लेकर आज तक करीबन 3 लाख करोड़ से ज्यादा DIS ने ऑलरेडी पैसा डाला है मार्केट में। उस महीने मार्च महीने ही 1.5 लाख करोड़, और फिर और 3 महीने में हर महीने 50,000 करोड़ भी मान लीजिए तो 3 लाख करोड़ हो गया। तो बहुत सारा पैसा उन्होंने ऑलरेडी मार्केट में डाल चुके हैं। अब आज एम्फी के आंकड़े भी फ्राइडे को आए थे, तो वहां पर भी क्या 28,000 करोड़ इंक्रीमेंटल पैसा आया है म्यूचुअल फंड को। तो ये पिछले महीने 22,000 से थोड़ा ज्यादा है, अच्छी बात है, मगर उतना ही ज्यादा पैसा है इनके पास डालने के लिए, क्योंकि कैश बैलेंस उतना नहीं है, उन्होंने ऑलरेडी डिप्लॉय किया है। तो जो भी उनको सेक्टर या कंपनी की अर्निंग सीजन में कॉन कॉल के बाद अच्छी लगती है निवेश के लिए, उसको खरीदने के लिए किसी और कंपनी जहां पे उनको पैसा बना है उसमें प्रॉफिट बुकिंग करना होगा। तो मार्केट में सपोर्ट रहेगा, गिरेगी नहीं, मगर ज्यादा बढ़ने के लिए अगर इंडेक्स में जो हाई वेटेज है उसकी नंबर अच्छी आती है तो वो मार्केट इंडेक्स को बढ़ा सकता है। जैसे बैंकिंग, क्योंकि लार्ज कैप इंडेक्स में बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस का 30-35% शेयर है। अगर बैंकिंग इंडेक्स की पैसा अर्निंग सीजन अच्छी आती है और एनालिस्ट भी उससे संतुष्ट है, तो इंडेक्स भी बढ़ सकती है, बिकॉज बिग कंपोनेंट ऑफ द इंडेक्स है। और आईटी की बात हमने की, आईटी की बात मैं कहूँ कि TCS के रिजल्ट्स में वो इनलाइन रिजल्ट थे, मगर खबर अच्छी क्या थी कि जो मार्केट के लिए पॉजिटिव बन सकता है, और बाकी आईटी कंपनियों से भी उम्मीदें होंगी कि बैक टू हायरिंग, करीबन 9,000 करोड़ से ज्यादा उन्होंने इस क्वार्टर में हायरिंग किया है, इतने पिछले साल में वो नेगेटिव थे। दूसरी बात है कि उन्होंने AI के बारे में कुछ पार्टनरशिप्स, कुछ इंजीनियर्स को ट्रेनिंग करना क्लाउड में, और उसकी बिजनेस में भी अच्छी ग्रोथ, एक 13 to 14% AI रिलेटेड बिजनेस में ग्रोथ दिखाया था उन्होंने। तो अगर इंडस्ट्री ही ऐसे पलट रही है इनटू AI, तो वो खबर अच्छी है। तो आईटी में भी सपोर्ट मिल सकता है, एक बाइंग सपोर्ट, बिकॉज इतनी भयंकर करेक्शन हुई है, तो एक वैल्यू बेसिस में बाइंग सपोर्ट आ सकता है। तो ये आईटी और बैंकिंग अगर इनके नंबर्स अच्छे आए तो इंडेक्स में भी एक अच्छा रुझान आप देख सकते हैं, बिकॉज दोनों मिलाकर करीबन 40-50% इंडेक्स का यही है एक कंपोनेंट। हाँ, तो अब सर चूंकि आईटी का जिक्र छुड़ा है, फटाफट तेजी के साथ, क्योंकि समय थोड़ा सा कम बचा है, तो हम अलग अलग सेक्टर्स पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आईटी की बात करेंगे। TCS के रिजल्ट्स आए, रिजल्ट्स उम्मीद के मुताबिक रहे, और ख़ासतौर से जो बाज़ार को अच्छा लगा वो AI को लेकर के जो बातचीत की गई, आगे को लेकर के जो बातचीत की गई, गाइडेंस जो दी गई, आपका भी पॉइंट क्या है? इसके बाद सेंटिमेंट सुधरता हुआ जो दिखाई दे रहा है, वो मतलब आईटी में फोकस करना चाहिए अभी?
आईटी में एक शॉर्ट टर्म के लिए मैं कहूँगा टैक्टिकल प्लेस में आप एक वैल्यू बेस्ड बाइंग कर सकते हैं, मगर लॉन्ग टर्म में ये ग्रोथ स्टोरी बनने में अभी बहुत वक्त लगेगा। ये एक वैल्यू स्टोरी ही रहेगी और वैल्यू के अंदर आपको आज से उनकी बहुत करेक्शन हुआ है, एक शॉर्ट टर्म बाउंस बैक पिकअप हो सकता है, तो उस उम्मीद से आप निवेश कीजिए शॉर्ट टर्म आउटलुक से, ताकि देन यू कीप योर बुक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस उस हिसाब से आप आइए, बिकॉज इसको अभी भी लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी मैं नहीं मानता हूं, बिकॉज एआई का अभी भी दबाव ओवरऑल इंडस्ट्री के ऊपर है। ठीक। बैंकिंग पे आ जाते हैं सर। बैंकों को लेकर के आपने कहा कि इस पर बहुत ज़्यादा कूट का असर नहीं रहेगा, क्या एक्सपेक्टेशन बैंकों को लेकर के की जाए? और ख़ासतौर से फ्राइडे के सेशन में हमने अक्रॉस द बोर्ड सारे पीएसयू बैंक्स में एक अच्छी रैली आती हुई दिखाई दी। कारण नहीं पता लग पाया, लेकिन मतलब मोमेंटम काफ़ी शानदार देखने को मिला। आपका व्यू पॉइंट क्या है? ये चाहे वो एसबीआई हो, बैंक ऑफ इंडिया हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, ये जो मतलब पीएसयू स्पेस में या प्राइवेट में से आप किसको चुनना पसंद करेंगे, और बैंकिंग को लेकर के एक्सपेक्टेशन है क्या आपकी? देखिए, बैंकिंग के बारे में एक्सपेक्टेशन अच्छी है, बिकॉज ये जो प्री अर्निंग्स अनाउंसमेंट जो बिजनेस अपडेट्स देते हैं वो अच्छी आई है, क्योंकि पहले क्रेडिट ग्रोथ तो अच्छा चल ही रहा था, मगर पहले एक डिपॉजिट मोबिलाइजेशन के बारे में एक डर था, मगर आपकी जो आंकड़े मैंने देखे प्री अर्निंग्स की, जो बिजनेस के आंकड़े देखे, उसमें डिपॉजिट ग्रोथ भी अच्छा चल रहा है। तो बैंकिंग में एक अच्छी अर्निंग्स रिजल्ट्स आने की क्षमता है, बिकॉज एनपीए लेवल्स तो कमी है और निम्स के ऊपर भी प्रेशर मैनेजेबल है। और प्राइवेट वर्सेस पीएसयू में क्या हुआ है कि देखिए, एक साल के रिटर्न में प्राइवेट सेक्टर फ्लैट है और पब्लिक सेक्टर बैंक करीबन 13-14% रिटर्न दिया है, मगर 6 महीने या 3 महीने में आए तो पलट गया है कि यानी पीएसयू बैंक नेगेटिव रिटर्न दिया है, प्राइवेट बैंक की ग्रोथ होने शुरू हो गई है। तो ये एक प्ले जा रहा है कि इधर प्राइवेट और पब्लिक ऐसी जा रही थी, और अब जैसे आपने कहा फ्राइडे को ये, क्योंकि खबर इसी हफ्ते में आई, अब पीएसयू बैंक में भी रुझान पिकअप हो रहा है, तो मेरे ख्याल में अब दोनों में एक पिकअप थ्रू द अर्निंग सीजन होगा। और मेरी प्रेफरेंस है कि शॉर्ट टर्म आउटलुक अगर रखें तो प्राइवेट बैंक में अभी भी मुझे लग रहा है कि ऑटो सेल्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल सेल्स और वो सब प्राइवेट बैंक्स ही फाइनेंस करती है, पब्लिक सेक्टर बैंक उतना उसमें हाथ नहीं थी, इनके उनकी बिजनेस ग्रोथ अच्छी रहेगी टिल द फेस्टिवल सीजन। मगर मीडियम टर्म में कैपेक्स के रिवाइवल की स्टोरी और एसएमई एमएसएमई लेंडिंग की स्टोरी को लेकर मैं अभी भी पीएसयू बैंक्स में पॉजिटिव हूँ। तो आपका टाइम फ्रेम के लेकर मैं कहूंगा कि दोनों में निवेश कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में मेरे को प्राइवेट सेक्टर बैंक में एक कैचअप रैली हो रही है, वो और दिन तक चल सकती है, मगर लॉन्ग टर्म में मुझे पीएसयू बैंक्स का अच्छा दिख रहा है ग्रोथ। चलिए, ये बात है। शॉर्ट टर्म में प्राइवेट बैंक, मीडियम टू लॉन्ग टर्म में अगर आप चाहें तो आप पीएसयू बैंक्स जो है वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर दिखाई दे रहे हैं। सर, डिफेंस पे बात कर लेते हैं। डिफेंस पे काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स रही। डीएससी की तरफ से 52,000 करोड़ के इक्विपमेंट्स को मंजूरी दी गई, ऑस्ट्रेलिया के साथ करार हुआ डिफेंस को लेकर के, बहुत कुछ चल रहा है डिफेंस को लेकर के। आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? क्या अभी भी वैल्यूएशन को लेकर के डर है? प्राइवेट प्लेयर्स में ज़्यादा मोमेंटम है, अपोलो माइक्रो जैसे शेयर, आइडिया फूड जैसे शेयर, पारस डिफेंस जैसे शेयर धुआंधार रैली दिखा रहे हैं, लेकिन जो एचएल जैसे शेयर, बीएल जैसे शेयर थोड़े से ठहर से गए हैं। मरीन डिफेंस हमारा थोड़ा सा ठहर सा गया है, उस तरह की रैली नहीं आ रही है। आपकी एक्सपेक्टेशन डिफेंस को लेकर के? देखिए, डिफेंस इस हफ्ते थोड़ा नेगेटिव रिटर्न था, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग चल रही थी इस हफ्ते। हमने तो वीकली जो मंडे टू फ्राइडे था उसमें डिफेंस में थोड़ी नेगेटिव रिटर्न्स थी। तो क्या है कि मैंने पहले भी आपके शो में कहा है कि मेरी प्रेफरेंस ऑलवेज प्राइवेट सेक्टर के साथ है, मगर जैसे आप कहें पूरे पब्लिक या प्राइवेट लीजिए, उनकी वैल्यूएशंस हाई ही है, तो ये थोड़ा वॉलेटाइल रहेगा, मगर फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट सॉलिड विकेट पे है। तो लॉन्ग टर्म निवेश के लिए ये अच्छी है, बिकॉज अल्टीमेटली ग्रोथ को ही खरीदना है। आज मार्केट में वो ग्रोथ को ज़्यादातर डिस्काउंट कर लिया है, तो मेरा मानना है कि डिफेंस में आपको निवेश रहना चाहिए, और खरीदें तो स्टैगर्ड तरीके से खरीदें, बिकॉज इस अर्निंग सीजन के जरिए प्रॉफिट बुक करने के लिए वो एक अच्छा सेक्टर है। तो जहाँ पे भी कुछ और सेक्टर में किसी फंड मैनेजर को निवेश करना हो तो वो डिफेंस में जाके प्रॉफिट बुक करके उधर करने की कोशिश करेगा और सोचेगा कि बाद में मैं डिफेंस को बाकी करके खरीद लेता हूँ। बट एज ए रिटेल निवेशक मैं कहूँगा कि आप इन्वेस्टेड रहिए और बाय ऑन करेक्शंस की सलाह लेकर, मगर टिल्ट थोड़ा प्राइवेट सेक्टर की ओर ज्यादा दीजिए कंपेयर टू पब्लिक सेक्टर, बिकॉज जो भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्टोरी होती है वो मॉडर्न एज वॉरफेयर के ऊपर होगी, जैसे ड्रोन वॉरफेयर और यूएवीज, तो ऊपर प्राइवेट सेक्टर का पलड़ा ही भारी है, तो प्राइवेट का थोड़ा टिल्ट ज्यादा दीजिए, मगर लॉन्ग टर्म
सोच को लेकर इसमें निवेश कीजिए। शॉर्ट टर्म टैक्टिकल प्ले में ये बहुत थोड़ी रिस्की है। हम्म। सर अब जरा फटाफट जो है बात कर लेते हैं रेलवे और पावर को लेकर के। यहाँ पे कुछ होगा नहीं होगा? 2 साल हो गए, लोगों के सवाल लगातार आ रहे हैं कि अब चलेंगे क्या, बजट तक का वेट करें या अभी और लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा? पावर में क्या हो रहा है सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पावर देखिए, और रेलवे दोनों कवर कर लीजिए जी। नहीं नहीं, पावर की ग्रोथ आउटलुक अच्छी है। स्पेशली आप देखें तो डेटा सेंटर का जो ग्रोथ हो रहा है उसमें पावर की रिक्वायरमेंट बहुत है। सेकंड, पावर में क्या हो रहा है, ये शिफ्ट अल्टरनेटिव एनर्जी के ऊपर, ग्रीन एनर्जी के ऊपर बहुत फोकस हो रहा है, उधर भी शिफ्ट हो रहा है। तो पावर में क्या है कि ट्रेडिशनल पावर कंपनी जो पीएसयूज में है वो अभी भी ओल्ड एनर्जी के ऊपर ही है, तो नए एनर्जी के ऊपर उतना उनका ध्यान नहीं है। तो पावर एक लॉन्ग टर्म अच्छी ग्रोथ स्टोरी है, मगर शॉर्ट टर्म में ये ओवर डिस्काउंटेड है और दाम में है। और सिर्फ अभी बजट में आके कुछ कहेंगे तो फरवरी तक टाइम है। तो उसके लिए मैं कहूँगा कि इसमें आप थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए, बिकॉज अभी क्यों क्या हो रहा है कि अभी क्रूड की धमी, पहले देखिए कोल बेस्ड पावर में रुझान आया था, बिकॉज ऑयल का प्राइस बढ़ रहा था, तो कोल को भी अभी क्यों ना उबालें, दो इट्स अ वेरी पोल्यूटिंग फ्यूअल, कोल में आया था। बट अभी अगर ऑयल की प्राइस गिरने वाली है तो वापस कोल का जारी चलेगा कि नहीं। तो बहुत सारे कंपोनेंट्स है इसमें। तो इसलिए मेरा मानना है जी। डिफेंस की तरह इसका भी लॉन्ग टर्म ग्रोथ अच्छा है, मगर पावर में बहुत पीएसयूज का ही हाथ है। तो पीएसयूज में क्या है ना, जो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस और गवर्नमेंट ये और वो भी अपना इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज की पेमेंट, गवर्नमेंट स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ये सब बहुत रेगुलेटरी कंस्ट्रेंट्स होते हैं। तो पोर्टफोलियो में थोड़ी रखना अच्छा है, मगर बहुत उम्मीदें मत रखिए। लॉन्ग टर्म स्टोरी अच्छी है, तो रियल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आपको जिसके पास पावर है वो रख लीजिए, प्रॉब्लम नहीं है। मगर शॉर्ट टर्म में बहुत वॉलेटाइल रहेगा ये सेगमेंट। ये बात है यहाँ पर। और रेलवे सर, रेलवे भी रेलवे में मुझे कुछ खास नहीं है। इंटरेस्टिंग। पीएसयू पैक चलती है तो रेलवे भी चलती है, हम्म। और बजट के पहले चलेगी वापस, क्योंकि हर बजट में उसका कुछ ना कुछ खबर आता है या खबर आने की सोच आती है। हम्म। तो मैं रेलवे से मैं कहूँगा कि ये बहुत टैक्टिकल प्ले है। आपको ये तो बजट के नज़दीक लीजिए और बजट के आने बाद बेच दिए। ठीक। सर समय जो है मुझे बताया जा रहा है कि आपके पास कम है, समाप्त करना होगा, लेकिन 2 आखिरी के सवाल। पहला तो ये कि कई सारे सेक्टर्स को कवर किया, बहुत सारे सेक्टर्स छूट गए, लेकिन आज की तारीख में आपको सुनने के बाद एक पोर्टफोलियो बनाना हो, अभी फोकस कहाँ रखेगा ये सर? कहाँ पे आपको लगता है कि अगली अगर रैली आती है तो वो इस सेक्टर्स पे ज़्यादा फोकस रखना चाहिए? देखिए, बैंकिंग एंड कंजम्पशन कोर पोर्टफोलियो में रहना चाहिए मेरे ख्याल में, क्योंकि खाली कंजम्पशन के लिए एक डाउट है, मॉनसून का प्रोग्रेस, उस खाली वो रिस्क है। वैसे तो मेरे ख्याल में फेस्टिवल सीजन के कारण कंजम्पशन में रुझान आना चाहिए और बैंकिंग में भी। और थोड़ा मैं कहूँगा कि अभी कैपिटल गुड्स में थोड़ा अपना ध्यान बढ़ाने की वक्त भी आ गई है, राइट? क्योंकि ना ही ग्रीन एनर्जी, ना ही डेटा सेंटर, कहीं पे भी देखो आपको एक ये होगा। और उस कैपिटल गुड्स और इंफ्रा प्ले में ब्रॉडली हम कह लेंगे तो मैं रियल एस्टेट को भी थोड़ा शामिल करूंगा, बिल्डिंग मटेरियल्स को भी शामिल करूंगा। तो एक ब्रॉडर प्ले वो रखिए, मगर बैंकिंग मेरे लिए एक कोर अपना पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, जिसके साथ कंजम्पशन भी रखना चाहिए। कंजम्पशन, बैंकिंग, कैपिटल गुड्स जैसे सेक्टर जो है अच्छे लग रहे हैं। अब आखिरी सवाल सर, ये जो हमारा आखिरी सवाल जो होता है बैकग्राउंड को लेकर के होता है, बहुत उतार चढ़ाव के बाद क्या अभी लंबी दौड़ के लिए बुल तैयार है, या अभी भी आपको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा, बाजार में अभी जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा? क्योंकि बहुत लोगों का धैर्य जवाब दे रहा है, कब कब नया हाई हमने बनाया था और उम्मीद की थी कि अब तो जल्दी तेज़ी से और आगे बढ़ेंगे, वो हुआ नहीं सर। तो अब क्या करें? 24,500 के आसपास हम टू टच करते हैं, एक दिन बाद खबर आती है, हम दोबारा 23,900 तक पहुँच जाते हैं। क्या उम्मीदें यहाँ से क्या अब क्योंकि आपने बताया कि उतना क्रूड भी नरम हो गया, रुपया हो गया, मानसून को लेकर चिंताएं हैं, पर कितना सेटल होता है वो देखना होगा। नतीजे काफ़ी हद तक फैक्टर इन थे, बाजार भी उस वजह से काफ़ी करेक्ट हो चुका। तो अब यहाँ से क्या हम लंबी दौड़ के लिए तैयार हो रहे हैं क्या? नहीं, लंबी दौड़ के लिए तैयार होना चाहिए, मगर नियर टर्म में बहुत ज़्यादा उम्मीदें मत रखिए। बिकॉज देखिए, मार्केट में डोमेस्टिक पैसा तो लग ही रहा है। जब एफआईएस का पैसा आएगा तभी मार्केट एक ऊंचाई पे पहुंच सकती है। और एफआईएस का पैसा आने के लिए एक क्रूड प्राइस में गिरावट वो आ चुकी है, स्टेबलाइज हो चुकी है, हो गया।
अब दो और चीज होना है, एक उधर यूएस में एक रेट कट का माहौल आना है ताकि उनको इमर्जिंग मार्केट इक्विटीज अच्छा लगे एफआईएस को। तो एक वो वहां पर इन्फ्लेशन गिरकर एक रेट कट का माहौल शुरू होना है। नंबर टू बात है कि कुछ ना कुछ एक एआई रिलेटेड करेक्शन आने की जरूरत है, क्योंकि अभी तक उनका एक जो है ना कि एआई में ही पैसा डालो, एआई में ही पैसा डालो करके जो एफआईएस की सोच है उसमें एक बदलाव आने के लिए थोड़ा एक उधर ओवर वैल्यूएशन हो चुका है, इसलिए करेक्शन का माहौल आना चाहिए। मैं किसी और देश के लिए हमने बुरा नहीं सोचना चाहिए, मगर अगर कोरिया और ताइवान में एक भयंकर करेक्शन शुरू होता है तब इंडिया की खूबी क्या है? डाइवर्सिफाइड मार्केट है, और कोरिया और ताइवान खाली ए वाले मार्केट है। और दूसरी बात क्या है, हम स्टेबल है, जितने भी जियोपॉलिटिकल क्राइसिस आए जो भी आए हमने ज़्यादा गिरा नहीं। तो इंडिया एक लो बीटा मार्केट है, जब एफआईएस को एक लो बीटा निवेश की जरूरत होगी मगर इमर्जिंग मार्केट उनको फेवरेबल लगे, इसलिए ये दोनों कंडीशन जरूरी है। यूएस में फेड का एक रेट कट का माहौल और उसके साथ एआई में ओवर वैल्यूएशंस की है डर, अगर ये दोनों कंबाइंड आएंगे तो जरूर उनका रुझान इंडिया की ओर बढ़ेगा और मार्केट नई ऊंचाई पा सकती है। मगर वो भी मेरे ख्याल में इट इज अ मैटर ऑफ व्हेन एंड नॉट इफ। तो बात यह है कि होगी एक दिन, कब होगी ये बताना मुश्किल है, मगर उस हिसाब से रखे तो यस, लंबा दौर शुरू हो चुका है इन टर्म्स ऑफ द फैक्ट दैट अल्टीमेटली हमारी मार्केट आगे बढ़ेगी, मगर इंतजार थोड़ा करना पड़ेगा। इंतज़ार और भी करना होगा। बहुत शानदार सर, थैंक यू सर। सुनील सर, आपसे बातचीत करते हुए टाइम कैसे बीतता पता नहीं चलता, बीच बीच में समय देते रहिए सर, ऐसे ही। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल के लिए कार्यक्रम को यहीं पर हम समाप्त कर रहे हैं, लेकिन अभी लंबी दौड़ को तैयार तो है, लेकिन सर कह रहे हैं कि अभी थोड़ा सा अति उत्साह में मत आइए, थोड़ा इंतज़ार जो है वो लंबा हो सकता है लंबी दौड़ के लिए, नए हाइज बनने के लिए। बाकी छोटी अवधि में क्या करना चाहिए, सुबह 10 बजे और 1 बजे हमारे साथ हर रोज़ जुड़िए, और मंडे टू फ्राइडे हम बातचीत करेंगे और नए नए ट्रेड भी ढूंढ करके लाते हैं। अभी के लिए इजाज़त दे दीजिए, बोनस के साथ बने रहिए। नमस्कार।